सिलेबस ऑलमोस्ट सभी बैच का सिलेबस तो हो ही है। और अब तुम्हें जो फाइनली जैसे कि कोई मकान बनता है तो शुरू में उसका एक स्केलेटन तैयार होता है और उसके बाद उसकी होती है फिनिशिंग। और बिना फिनिशिंग के मकान कैसा लगता है? तो अब वो टाइम है जो आपको पूरी साल जो आपने तैयारी की है उसको एक फिनिशिंग देनी है। और इस फिनिशिंग को देने में हम प्लानिंग बहुत करते हैं, किस तरीके से हमें फर्नीचर सेट करना है, किस तरीके से अपन को कलर कराना है। और इस प्लानिंग में अपन सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देते हैं कि मतलब अपने वीक पॉइंट या लास्ट टाइम में जब अपन को, जैसे कि आज आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे पढ़ना तो सबसे ज़्यादा आपको इस बात पे ध्यान देना है कि उस चैप्टर में मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो चीज़ आपको नहीं आता है वहाँ आपको टाइम ज़्यादा देना है और जो चीज़ आपको आती है वहाँ आपको टाइम कम देना है। लास्ट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैनेज करनी है वो करनी है टाइम। अगर आप स्टार्टिंग में जब कोचिंग आए थे और इस टाइम जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इसमें कंपैरिजन करोगे तो दो इम्पोर्टेंट चीज आपको ये मिलेंगे कि स्टार्टिंग में जब आए थे तो पढ़ने के लिए कम था और टाइम बहुत ज्यादा था। और आज अगर आप सोचोगे तो आज आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पहली अप्रोच जो हम लगाएंगे कि हमारा टाइम हमको खराब नहीं करना है। और सबसे ज्यादा हम जो टाइम खराब करते हैं वो टाइम खराब करते हैं ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इस एज की या इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले बच्चों की है ओवर थिंकिंग। और इस ओवर थिंकिंग में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे बड़ी चीज सबको टेंशन इस बात की होती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे नंबर कितने आएंगे, मुझे किसी सब्जेक्ट में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए क्या सही रास्ता पकड़ूं जिससे मुझे वो समझ में आए। तो हम इन ओवर थिंकिंग से बचेंगे। टाइम को जितना अच्छा आप पढ़ाई में लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फाइनली अगर आप कभी भी 5 मिनट भी 10 मिनट भी कभी एक बार अपने आप में ये सोचोगे कि जो भी मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ किसी भी वजह से कि मुझे ये चीज नहीं आती है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, या मान के चलो सिलेक्शन कुछ भी है, एनीथिंग जो भी आप सोच रहे हो चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आप एक बार के लिए सोचना कि जितना टाइम हमने इस ओवर थिंकिंग में खराब किया उसके बदले में हमको क्या मिलेगा। फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे हमारा रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो पहले तो मैं सबसे पहले बॉटनी के बारे में, या बॉटनी या ओवरऑल बायोलॉजी, चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, दोनों के पढ़ने का तरीका, दोनों के पेपर का पैटर्न एक जैसा होता है। जैसा कि मैं क्लास में कहता हूँ कि रटने वाले बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। आप सबको पढ़ाने वाले टीचर सेम है, आप सबका पेपर सेम है, कंटेंट सेम है और लगभग आईक्यू सबका सेम है, ज्यादा फर्क नहीं होता। डिफरेंस किसमें है? प्रोसेस में, आपके पढ़ने के तरीके में। कुछ बच्चे टाइम उतना ही दे रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो रट रहे हैं चीजों को तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। रटने में आप ये जो माइनर देते हो, 15 दिन का जो माइनर होता है वो वहां तक सक्सेस है क्योंकि हम 3 या 4 दिन पहले उन चीजों को पढ़ के आते हैं। 3 या 4 चैप्टर हमारे टोटल माइनर में आते हैं, तो वो पॉसिबल है कि हम इतना सा कंटेंट 3 या 4 दिन पहले पढ़ लें और अपन नंबर ले लें। लेकिन ये अप्रोच जो हम याद करके पेपर देने वाली जो अप्रोच है वो अप्रोच आपकी नीट वाले एग्जाम में नहीं लगती। जो बच्चे रटने वाले होते हैं उस नीट के एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे पेपर में क्या होगा। तो एक तो आपको, जैसा मैं क्लास में बोलता हूँ कि बायोलॉजी बिल्कुल नहीं रटने की है। आप बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ोगे, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी आपने लाइन पढ़ी, एक तो बिल्कुल कूल होकर पढ़ाई होती है, पेशेंस के साथ पढ़ाई होती है। एक लाइन पढ़ो और उस लाइन को पहले एनालिसिस करो। आपको जो भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो ये नहीं होता कि हमें एनसीईआरटी में जो लिखा है जस्ट उसको बोल के और हम क्लास से आते हैं। हम कोई भी लाइन होती है उसको पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है
कि अगर उसमें हमें इमेजिनेशन करना है तो आप इमेजिन करो। 3 प्रकार की चीजें आपको मैं बता रहा हूं। आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो किताब से, और एक दूसरा केस वही स्टोरी आपको कोई बोल के बता रहा है, और एक तीसरा केस होता है जैसे कि हम मूवी देखते हैं, वहां हमें वो स्टोरी कोई बोल के भी बता रहा है और हम उसको पिक्चराइजेशन हम उसको देख भी रहे हैं। इस केस में क्या होता है, जब वही चीज वही मूवी जब आप दोबारा देखते हो याद नहीं रहती। याद रखो हमारे मेमोरी की दोनों ही प्रॉपर्टीज है। हम किसी चीज को याद भी कर सकते हैं, और अगर कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट में ना रहे तो हम उसको भूल भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी सबकी है, जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसकी भी है और जो नहीं होता उसकी भी है। तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर अपन उस मूवी को दोबारा देखें तो हमें वो सारी चीज याद आ जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो कहानी हमने पढ़ी है किताब से, जस्ट सिर्फ हमने पढ़ी है वो हमें याद आए। तो आपको एक लाइन पढ़नी है, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हो आपके लिए पूरा चैप्टर टारगेट नहीं है, आपके लिए टारगेट है आप जस्ट एक लाइन पढ़ी, उसको पहला स्टेप स्लो स्पीड से पढ़ो। कभी भी आप ऐसे लापरवाही से पढ़ते हो तो ये बिल्कुल इस तरीके से होता है कि इधर से अपने दिमाग में कोई चीज गई और उधर से निकल गई। आप बिल्कुल स्लो स्पीड से का मतलब है कि आपको वो लाइन का हर टर्म ध्यान देना है और समझना है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप उसको एनालाइज करो कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या है। और तीसरा, अगर वहां इमेजिनेशन की जरूरत है तो आप उसका इमेजिनेशन करो। इस तरीके से आपका टारगेट पूरा चैप्टर ना होके सिर्फ वो लाइन समझना है। अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको याद कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चों का ये कंसेप्ट होता है कि हम चीजों को याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे। मैंने हमेशा पूरी साल बच्चों को एक ही बात कही है कि आप चीजों को याद नहीं करोगे। बायोलॉजी के लिए जनरली ये कंसेप्ट बना रखा है कि हम उसको याद कर लें, लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जिन बच्चों ने पढ़ा है पूरी साल भर, मैंने जिस तरीके से कहा है फॉलो करो, उन बच्चों को ये रिजल्ट मिला भी है कि सर हाँ, बिना पढ़े ही बिना चीजों को याद किए ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, कम टाइम लगता है। और आजकल जो प्रोसीजर है सही तरीके का वो यही है कि आप स्मार्ट स्टडी करो। रटने वाले केस में क्या होता है, आज माइनर है, आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, उस माइनर को दे दिया आपने, मान लिया नंबर आ गए, लेकिन 10 दिन बाद अगर वापस उसी चैप्टर का माइनर लोगे तो आपको बिना पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जिस बच्चे ने उन चीजों को समझ रखा है उसको चाहे आप 10 दिन बाद पेपर दो, 1 महीने बाद पेपर दो, वो ऑलमोस्ट कंटेंट के क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट बने हुए हैं। वो इस बेस पे उस बेस पे पेपर नहीं दे रहा है कि मैं याद करके गया आया था। तो पहला तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। लाइन को पढ़ो, बहुत ज्यादा ना तो बहुत इतना ही स्लो करना है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, बस अपना मकसद होना चाहिए कि उस लाइन का हर टर्म हमारे दिमाग तक जाए। दूसरा स्टेप, उस लाइन को एनालिसिस करो। आप कभी भी, चाहे आपके पास कंटेंट कितना भी हो, आप कभी भी एज इट इज याद करके, इवन अगर लिखना भी हो ना तो आप कभी नहीं लिख पाओगे एक पेज भी, जबकि आपको पता है कि कितना सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आप चीजों को रटना बंद कर दो। याद करके कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो मैं याद करने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम इतनी 2 एनसीईआरटी को, अगर मेरे से कोई पूछे मुझे बॉटनी याद है, बिल्कुल याद नहीं है। बस हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कंसेप्ट से कंसेप्ट अपने आप जुड़ता है, और आपको पता है कि पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम समझाते हैं लेकिन कभी याद नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहोगे कि हम तो टीचर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो माइंड आपके पास है वही हमारे पास है। अगर आप हमारे वाले पढ़ने के तरीके को अगर आप खुद अपनाओगे तो जैसा हमारे साथ है वैसा ही आपके साथ होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप बिल्कुल स्लो स्पीड से लाइन को एनालिसिस करो और उसको इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो। बायोलॉजी जैसा सर भी कह रहे हैं और आप सबको पता है 50% पार्ट होता है। देखो सिलेक्शन में आपका, सिलेक्शन के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को साइड में नहीं करना है कि ये मुझे आती है। आपको हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सिलेक्शन में सभी सब्जेक्ट का, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को एक बार इग्नोर करके देखो तो आपका परसेंटेज उतना कभी बनेगा ही नहीं जितना कि। तो ये तो फैक्ट है कि अपन को सारी सब्जेक्ट पढ़नी है।
लेकिन बायोलॉजी में लापरवाही जो होती है, बच्चे कई बार ऐसा सोच लेते कि यार इसको तो हम पढ़ लेंगे, वहां सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। चाहे वो बायोलॉजी के लिए सोच रहे हो या आप में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि यार ये मुझे बहुत आती है, तो मैं आज लिख के दे सकता हूँ, एग्जाम आपका नीट का एग्जाम होगा, सबसे कम नंबर आपके उसी में आएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट को ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में टाइम देना है और ना किसी सब्जेक्ट को ऐसे साइड में रखना है कि इसको मैं जब कर लूंगा कर लूंगा। सबको इक्वली पढ़ो। इक्वली मतलब आपको लगना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट मुझे, ये चैप्टर मुझे आता है, इतना टाइम दो। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने सारे डीटीएस के एग्जाम यहां भी होंगे, इवन आपका नीट का एग्जाम भी होगा। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की, प्लानिंग। जैसे कि मान लो आपने 2-3 साल का पेपर देख लिया, मैं लास्ट ईयर के बच्चों की बात बता रहा हूं जो मेरे पास फीडबैक था बच्चों का, कि उनकी प्लानिंग थी पेपर जाने से पहले कि बायो का पेपर 40 मिनट में करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट बायोलॉजी करनी है, 40 मिनट में ये करना है, 1 घंटे में ये करना है, ऐसे करना है। प्लानिंग तो ऐसे करके गए हो कि जैसे कि पेपर सिर्फ आपसे ही पूछ के बनाया हो। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या है, उन जैसे ही बच्चों के सामने पेपर आया तो वो पेपर, जिन्होंने ये एक्सपेक्टेशन की थी कि पेपर ऐसा ऐसा होगा, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, आता उनको सब कुछ था लेकिन पेपर वैसा नहीं आया जैसा वो सोच रहे थे, और वहां से उनका माइंडसेट चेंज हुआ। और अगर आपका उस टाइम माइंडसेट चेंज हुआ तो ये लगा लो कि अपन जो भी पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं पेपर में, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तब आप उस पढ़ाई को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है ना तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक तो पहले दिन से ये प्रैक्टिस डाल लो, डीटीएस होगा यहीं से स्टार्ट करो। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इसको इतने मिनट में कर लूंगा, ये पेपर ऐसा आएगा, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन करके मत जाओ। आप अपनी तैयारी अपने स्तर से बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। बस पेपर एक अनसर्टेन होता है, इसको आप दिमाग से निकाल दो कि कैसा आएगा, ये गारंटी है। जैसा जो आप पढ़ रहे हो ना आएगा उसी में से। और अगर आपने हर चीज को समझ के पढ़ा है तो मैं कह रहा हूं पेपर का मोड कैसा भी हो, चाहे क्वेश्चन एआर वाला हो, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो, चाहे स्टेटमेंट का हो, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट का हो, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कैसा आया है। कोई सब्जेक्ट अगर लेंथी आती है तो वो जो पेपर बनता है वो इस तरीके से बनता है कि टोटल टाइम में हो जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट लेंथी है तो दूसरी जरूर कम होगी। जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में ही बायो थोड़ी लेंथी थी तो जरूर वो कहीं ना कहीं वो टाइम दूसरी सब्जेक्ट में कंपेंसेट किया था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे कि लास्ट ईयर का जो मैं बच्चों का फीडबैक बता रहा हूँ कि सर हम तो ये सोच रहे थे कि बायोलॉजी 40 मिनट में हो जाएगी, और जब बायोलॉजी का पेपर करने लगे तो हमारा तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा, तो मैं तो इसी वजह से डर गया, हॉपलेस हो गया, और उसके बाद मेरा दिमाग ही काम नहीं करा। लास्ट ईयर में मैं आपको बता रहा हूँ इतने अच्छे बच्चे भी थे जिनका सिलेक्शन हो जाता, जिनको सब कुछ आता था, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया और वो उनका माइंडसेट जो था ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो चेंज हुआ। तो आपको ये अप्रोच नहीं रखनी कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओ। दूसरी बात, इतने सारे डीटीएस आप दोगे तो कभी भी रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। आप किसी भी जगह ये चीज अप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, अप डाउन चलेगा। आपको सिर्फ डीटीएस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपका एक अच्छा रूटीन बन जाए। आपकी एक प्लानिंग है जो हम लोगों ने की है, आप बस इस प्लानिंग को फॉलो करो अपनी पढ़ाई को रेगुलर करने के लिए। पहला मकसद डीटीएस का ये बनाओ कि इसके जरिए मुझे रेगुलर पढ़ाई करनी है और किस प्लानिंग से करनी है वो मेरे पास डीटीएस है, उस प्लानिंग से करनी है। पहला पर्पज ये बनाओ, ना कि नंबर लाने से। एक कोई रूल नहीं है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आएंगे तो सिलेक्शन होगा। ये नंबर आपके अप डाउन चलते रहेंगे। नंबर को लेके आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, सिलेक्शन को लेके बिल्कुल नहीं सोचना है। ये ओवर थिंकिंग वाली 2-4-5 चीजें हैं जिनको आप दिमाग से हटाओ, इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज, रेगुलर पेपर दोगे और आपको फाइनली नीट का एग्जाम भी देना है तो अपने आप को हेल्दी बनाए रखो। ठीक है, नीट का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब यही जिंदगी है।
समझ गए ना? तो किताबें तो पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी को भी पढ़ो, अपने आप को बैलेंस रखो। जितना आप खुश रहोगे लाइफ में उतना आगे सक्सेस मिलेगी। पढ़ाई करने आए हो, ऐसी कोई जंग वंग नहीं लड़नी है कि सर ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं कि सर मैं इतने माइनर में पहले इतने नंबर थे, अब इतने नहीं आ रहे। कोई बात नहीं आ रहे। आपका काम नंबर लाना नहीं है, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। आपके हाथ में नंबर कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में नंबर है तो ठीक है, अगर आप ये चैलेंज करते हो तो पेपर हम बनाते हैं। पता है ना ये बात आपको? तो ये नहीं होता। आपको नंबर के बारे में नहीं सोचना है, बस रेगुलर पढ़ाई करो, खुश रहो। और मतलब नंबर के चक्कर में या सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस चक्कर में मत पढ़ो। बस एक दिन की प्लानिंग करो, कल ये डीटीएस है, ये सिलेबस है, मुझे एग्जाम से पहले ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बस उसके बाद रिजल्ट आए, देखो बहुत अच्छा है तो भी न्यूट्रल रहो, अच्छा नहीं है तो भी न्यूट्रल रहो। ये जोश अभी नहीं दिखाना है, समझ गए ना? उसको थोड़ा सा बचा के रहो और पढ़ाई करते रहो रेगुलर। बेस्ट ऑफ लक।